बच्चों आज क्लास 9 का जो प्रथम चैप्टर है वो यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो उसको ये सेकेंड वीडियो के माध्यम से आज उस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो बिना लेट किए हुए वीडियो में बने रहें, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है तो उसके अलावा दो और स्टेट ऑफ मैटर को खोजा गया बाद में जाकर, जो प्लाज्मा और बीसीई के नाम से जाना गया। आज हम उन्हीं सब पे जो है चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। तो कल जैसे कि मैं आपको बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था उसी के बारे में बताया। आज अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप सॉलिड को देख रहे हो तो यहाँ पर जो ये आईएमएस है, इसको ध्यान से सुनना। आईएमएस का हमने शॉर्ट किया है क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। तो आईएमएस का मतलब हो रहा है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस मतलब पार्टिकल के बीचों में जो पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीचों में स्पेस, ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से दिया हुआ है। फ्लूइडिटी आप जान रहे हो, कंप्रेसिबिलिटी भी आप जान ही रहे हो, क्लियर है। तो हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है 9 के बराबर होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल कम। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि किस तरह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में वाकई में उनके अनेकों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफी कम है। उसके बाद अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इंटर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर जो आपका आएगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होंगे उनके दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा। उसके बाद फ्लूइडिटी की बात करें जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, मतलब जो फ्लो कर सके, तो सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है, सॉलिड नहीं बह सकता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो आप सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से उसको प्रेशराइज करके आप उसको दूसरे रूप में नहीं डाल सकते हो, क्लियर है। लिक्विड को देखते हैं तो लिक्विड में भी मॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉडरेट होता है, ना ज्यादा और ना ही कम, मॉडरेट मतलब बीच का होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो भी मॉडरेट होता है। और फ्लूइडिटी की बात करें तो आप जान रहे हो कि लिक्विड जो है वो बहती है, तो वहां फ्लूइडिटी हो गई। और कंप्रेसिबिलिटी में देखा जाए तो फ्लूइड में काफी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब उनके पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्लियर है। अगला है हमारा गैस। तो गैस में मॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो तेजी से भी फैलता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें काफी कम होता है। तो मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, जिस कारण से गैस के मॉलिक्यूल बाकी दोनों स्टेट ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल से काफी तेजी से फ्लो करता है, काफी तेजी से मूव करता है। इनमें फ्लूइडिटी भी होती है, मतलब ये बह सकती है। कंप्रेसिबिलिटी भी काफी हाई होती है। गैस को कंप्रेस्ड करके आप किसी कंटेनर में डाल सकते हो। जैसे आपने एलपीजी, सीएनजी के नाम सुना होगा। ये दो तरह का गैसेस होते हैं जो कई अनेकों गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो ये सिलेंडर में काफी कंप्रेस करके डाला जाता है ताकि छोटे से कंटेनर में, छोटे से सिलेंडर में यह आसानी से आ सके, क्लियर है बच्चों। तो अब मैं आगे देखता हूं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होता है। स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। जैसे सॉलिड, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बच्चों आप बताओ, कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि कौन ऐसा मैटर है जो कि तीनों स्टेट ऑफ फॉर्म में होता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, तब मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर एक लौटा ऐसा स्टेट ऑफ मतलब जो मैटर है वो तीनों स्टेट में चेंज हो सकता है। सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड ऑलरेडी लिक्विड है ही वाटर, और गैस यानी कि जो वो वेपर के रूप में बदलता है वो। तो सॉलिड से अगर लिक्विड में बदला
कोई स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग क्या है? प्रोसेस है, जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो। तो मेल्टिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से कोई भी स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, एज फॉर एग्जांपल आइस। उसके बाद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवापोरेशन। क्लियर है? तो इसका भी डेफिनेशन आप देख रहे हो। उसके बाद अगर कोई स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड में हो और डायरेक्ट गैस में आ जाए, सॉलिड में हो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो गैस में अगर आता है तो वह प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। इसमें एग्जांपल कम्फोर को ले लो, जो आप कपूर पूजा वगैरह में यूज होता है, उसको भी देख लो। आप कपूर को जलाओ, सॉलिड में रहेगा लेकिन वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अगर हम गैस को सॉलिड में लाते हैं तो वहां पर गैस को हमको कंप्रेस करना पड़ेगा, डिपोजिशन प्रोसेस होती है, तब जाके गैस से सॉलिड में स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। अगर हम गैस टू लिक्विड लाते हैं, यानी कोई गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड में लाना चाहें, ठीक है, तो वह प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। आप इसे घर पे भी कर सकते हो, करना कुछ नहीं है। जो आपके घर में खाना वगैरह बनता है, खाने के ऊपर जो बर्तन होते हैं उनमें जो थाली रखी होती है, उस थाली को देखिएगा तो उसमें काफी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वो ड्रॉपलेट आया कहाँ से? तो वो जो वेपर निकलता है खाना में से, वो थाली जो कवर करती है उस पूरे बर्तन को ढकती है, वही वेपर किस में कन्वर्ट होता है? वो वेपर कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट में, और यह प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। आगे अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो वह फ्रीजिंग कहलाती है। जैसे पानी को हमने रखा और हम चाहते हैं कि हमें पानी पूरा जो है बर्फ के रूप में होना चाहिए, तो वह फ्रीजिंग कहलाती है। हो गया? तो यहां तक बच्चों आपने ये देखा। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं आगे की तरफ। बच्चों इसके बाद हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन। आप इस वीडियो में बने रहें ताकि अंत तक यह वीडियो देखें और आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगी। तो इवापोरेशन में क्या होती है? तो इवापोरेशन में कोई भी जो लिक्विड है अगर उसे हम गर्म करते हैं तो वह डायरेक्ट क्या होता है? कन्वर्ट होता है गैस। और इवापोरेशन तो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, आप देख पा रहे हो मेरे चेहरे पे पसीना ही पसीना है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? इवापोरेशन का ही एक एग्जांपल है। तो इवापोरेशन का प्रोसेस आप जान रहे हो, उसका एग्जांपल आप जान रहे हो। चलिए अब आपको हम इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर जो इवापोरेशन को क्या करता है? फैक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टेड इवापोरेशन, ठीक है बच्चों। तो पहला जो फैक्टर है, अगर आपको इवापोरेशन का रेट, जो इवापोरेशन आप देख रहे हो, अगर उसे और तेजी से चाहते हो, है ना, अगर उसे और तेजी से चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवापोरेशन की जो रेट होती है वो भी बढ़ते जाएगी। दूसरा सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया लार्ज होगी तो इवापोरेशन भी क्या होगा? काफी तेजी से होगा, जल्दी होगा। एज फॉर एग्जांपल हम लोग जो घर पे कपड़े धोते हैं तो कपड़े को हम ले सकते हैं, 2 कपड़े को धोकर एक को बढ़िया से निचोड़ दीजिए पानी, उसके बाद उसको डायरेक्ट वहीं छोड़ दीजिए धूप में, उसको खोलिए मत। दूसरे कपड़े को क्या कीजिए? उसको खोल के रखिए। आप कुछ दिन में, कुछ देर बाद देखोगे कि जो खुला हुआ कपड़ा है वो जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाने के कारण इवापोरेशन का जो रेट था वो काफी तेजी से हुआ,
जबकि दूसरी तरफ हमने जो कपड़ा निचोड़ के रखा था उसका सरफेस एरिया छोटा रह गया और सरफेस एरिया कम रहने के कारण वह इवापोरेशन काफी स्लो। तीसरा हम लोग देखते हैं डिक्रीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप जान लो बच्चों, ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी का जो डेफिनेशन है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा इस वीडियो में। ह्यूमिडिटी जो है वो जो रेट होता है वाटर वेपर का हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर का जो रेट होता है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हम ह्यूमिडिटी को कम करें तो इवापोरेशन तेजी से होता है। जैसे ठंड के सीजन में, विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी काफी तेज होता है, तो ह्यूमिडिटी तेज रहेगा, ज्यादा रहेगा तो इवापोरेशन ऑटोमेटिक कम रहेगा। अभी अगर समर की बात करें तो ह्यूमिडिटी रहता ही नहीं है, बहुत कम रहता है, तो इवापोरेशन भी काफी तेजी से होता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है विंड स्पीड या एयर स्पीड। अगर हम हवा इवापोरेशन हो रहा है, अगर उस इवापोरेशन का रेट बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? विंड का यूज करेंगे। अगर हम विंड फ्लो करते हैं, ठीक है, अगर हम विंड फ्लो करते हैं तो क्या होगा? इवापोरेशन का जो रेट होगा वो भी तेजी से होगा। तो हमने देखा कि इवापोरेशन कैसे अफेक्ट करता है, इसके फैक्टर्स वो भी हमने देखा। बच्चों इसके आगे हम चलेंगे। उसके बाद आपको एक टेम्परेचर स्केल दिखेगा, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल समझने से पहले आप एक बार यहां भी ध्यान दे दो। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड को लिक्विड में लाना है तो आप हीट यूज करोगे। हीट यूज करोगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, जिनके बीचों में स्पेस होंगे, जिनके बीचों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो हीट प्राप्त करते ही वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अगर लिक्विड में हमने हीट दिया तो लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम कंडीशन सॉलिड वाले जैसे होंगे, तो वो गैस में कन्वर्ट होंगे। अगर हम इसको अपोजिट लेके चले, मतलब जैसे जैसे हमने हीट का इस्तेमाल किया है ना, वो उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। अब अगर हीट को वापस अगर हम लेते हैं, यानी कि हीट ना देते हैं, जितना हीट है उल्टा हम उसको हीट को और एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो अगर गैस का हीट पूरी तरह से निकाल लिया जाए, पूरी हीट छोड़ दी, मतलब निकाल दिया जाए उसमें से, तो वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर लिक्विड में से पूरी तरह से हीट निकाल दिया जाए, यानी लिक्विड का फ्रीज डाल दो फ्रीजिंग में, है ना, तो वह सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हीट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। क्लियर है बच्चों? तो आज हम टेम्परेचर को देखेंगे, टेम्परेचर स्केल को देखेंगे। टेम्परेचर स्केल को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन में लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं, जनरली हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, थर्मोमीटर होता है उनके पास, तो वो क्या करते हैं? थर्मोमीटर लगाते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। वो बोलते हैं 98 बुखार है, 98 फीवर है, तो ये 98 या 99 या 104 जो होता है, ये एक्चुअल में वो फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, वो फारेनहाइट में मेजर करते हैं। अगर उन्हें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो वो डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है। तो डिग्री सेल्सियस या फिर फारेनहाइट में हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। केल्विन में अगर मापना हो तो उसका भी है, अलग नियम है। तो आप यहाँ ये जान लो कि 1 यानी कि 0 डिग्री हम यहाँ लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, तो ये होता है 1 केल्विन के बराबर, और 1 केल्विन का जो वैल्यू होता है वो 273 होता है। क्लियर है बच्चों? अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 केल्विन प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 283 केल्विन। क्लियर है बच्चों? उस तरह से अगर 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं
तो 1 केल्विन में 50 ऐड होगा और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 एंड 3 2 3 केल्विन। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्ट करते हैं, तो सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो फारेनहाइट में कन्वर्ट होगा। मतलब सेल्सियस डिग्री को अगर हमें फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं फारेनहाइट में, तो 9/5 इंटू 40 प्लस 32 ये हो गया 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको। अब अगला जो टर्म है वो यह है कि कभी कभी आप जनरली सुनते हैं या पढ़ने को मिलता है एक चीज, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, बस एक दो पॉइंट और है बच्चों, उसके बाद ये खत्म होगी। तो लेटेंट हीट को हम देखते हैं, तो लेटेंट हीट होता क्या है। अब हम इसको एक कहो तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। हम एक फ्लास्क लेंगे, उसमें थोड़ा हीट्स देंगे, उसको हीट देंगे, एक जार लेंगे, उसमें वाटर देंगे और एक थर्मोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे हम हीट देंगे, हमें पानी गर्म करना है, वाटर गर्म करना है, तो सोच लो कि हमें 30 डिग्री सेल्सियस से हम इसको मतलब टेम्परेचर देकर यानी हीट देकर 30 डिग्री सेल्सियस हीट देकर हम वाटर को गर्म करते हैं। धीरे 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 इवेपोरेशन होता है। उसके बाद हम हीट को और बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ के कहाँ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते जो है हम थर्मोमीटर में देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर यहाँ मेजर हो रहा है और यहाँ पे वाटर भी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक समय जाते जाते जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, उसके बाद जो है हम हीट जो दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जाते जाएगा और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आते आते कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर एक चीज होता है फेज ट्रांसफर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हुआ कि जो हम वाटर लिए हैं एक्सपेरिमेंट में, हम हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ते गया और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गया, टूटकर वो गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो यह फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया। अब जो हमने टेम्परेचर जो है यूज किया 100 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट टेम्परेचर रह गया और हमारा जो है वाटर मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल में टूटा, तो उस दौरान जो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो हीट का यूज हुआ, जो दिखता नहीं है, जो थर्मोमीटर में कभी भी नहीं दिखेगा, कभी भी यूज नहीं होगा, है ना, तो उस दौरान फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो हीट हिडन के रूप में यूज होता है, उस हिडन हीट को ही हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये वाटर टू गैस में हो रहा है तो इसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, क्योंकि लेटेंट हीट को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक वेपोराइजेशन जिसमें वाटर टू गैस होगा और एक फ्यूजन, फ्यूजन जो सॉलिड टू लिक्विड में होगी। और सेम कंडीशन इसमें भी हम एक आइस क्यूब को लेंगे, इसमें हम बता रहे हैं फ्यूजन में आइस क्यूब को लेंगे और आइस क्यूब को ऐसे ही छोड़ देंगे,
टेम्परेचर को मेजर करेंगे, टेम्परेचर में कोई इफेक्टिंग नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही के वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो उसका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होते जाएगा। अंत में जाकर जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने में, मॉलिक्यूल्स को टूटने में जो हिडन हीट के रूप में इस्तेमाल होगा वह फ्यूजन कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आगे लेके चलते हैं। इवापोरेशन जो है उसका डेली लाइफ में इवापोरेशन हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और तब जाके इवापोरेशन जो है वो हमारे निजी जीवन में कैसे अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। पहला, गर्मी के समय में कॉटन क्लॉथ का यूज करना, कॉटन क्लॉथ्स गर्मी के समय में। दूसरा, जो पॉटरी जो होते हैं, पॉटरी मतलब मटके टाइप का जो होते हैं वो, उसको हम देखेंगे। और तीसरा जो होता है वो है वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ बॉटल एट अ बॉटल, ठीक है। तो इन तीनों को देखेंगे, तीनों को समझेंगे, उसके बाद हमारा यह चैप्टर खत्म होगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, कॉटन क्लोथ्स हम लोग गर्मी में क्यों पहनते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स क्या करता है कि इवापोरेशन, आप लोग जानते हो कि इवापोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉटन क्लोथ हम जब पहनते हैं, खास करके व्हाइट वाला, तो वो हमारे शरीर के पसीनों को एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या करता है, इवापोरेट करता है, मतलब वेपोराइजेशन करके वेपर के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है। पॉटरी में हमने क्या देखा कि एक मटके को हम लेते हैं तो उसमें अनेकों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें भी सेम कंडीशन होता है जो आपके कॉटन क्लोथ के साथ होता है, ठीक है बच्चों। वो भी छोटे छोटे छिद्र जो है इवापोरेट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये वाटर को कूलिंग करने का काम करता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो पॉटरी में वाटर है वो ठंड रहेगा। और तीसरा जो है वाटर ड्रॉपलेट्स एट अ बॉटल, तो इसमें दूसरा कंडीशन है, इसमें होता है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होना। याद रखिए बच्चों कि जब हम फ्रीज में एक वाटर का बॉटल डालते हैं तो फ्रीज में यूज होता है CFC गैस। टेम्परेचर कम होने की वजह से वह गैस पूरे फ्रीज को कवर करके रखता है। तो जैसे ही हम पानी के वाटर को डालते हैं वह गैस क्या करता है, उस पूरे गैस जो है धीरे धीरे कम टेम्परेचर होने पर वो लिक्विड में बदलता है। तो यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। तो जब वह गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस फ्रीज में रखा हुआ एक एक चीज पे वह वाटर ड्रॉपलेट्स जो लिक्विड का था वो जाकर सैचुरेट होगा, है ना। तो ये जो होता है कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। तो अभी आपका यहाँ तक खत्म हुई 2 स्टेट ऑफ मैटर, जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। तो प्लाज्मा अभी तक का खोजा गया चौथा स्टेट ऑफ मैटर है जो बिल्कुल सॉलिड, लिक्विड और गैस से अलग है, ठीक है। इसकी अभी फिजिकल और केमिकल जो रूप होता है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अभी तक मतलब कहिए तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसका इस्तेमाल नियॉन बल्ब वगैरह में, साइन बोर्ड्स में इस्तेमाल होता है। और अगर बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कॉन्सेप्ट की, तो बोस साहब जो है 5वां स्टेट ऑफ मैटर 1920 में देखा था, है ना, उनके बारे में बताया था। आगे चलकर बोस साहब की जो SN बोस है, सत्येंद्रनाथ बोस, उनकी मृत्यु होती है। तो ये जो खोज था वो वहीं पे रुक गया। फिर धीरे धीरे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनके खोजों को आगे बढ़ाया, फिर उनकी भी मृत्यु होती है। तो ये दोनों की खोज जो है लगभग 90% हो चुकी होती है। फिर 2001 में अमेरिका समेत अनेकों देश के वैज्ञानिकों ने ये माना कि वाकई में बोस और आइंस्टीन के द्वारा जो स्टेट ऑफ मैटर 5वां स्टेट ऑफ मैटर खोजा गया, जो चारों स्टेट ऑफ मैटर से बिल्कुल डिफरेंट था, वो वाकई सही है। इसलिए उन्होंने उस स्टेट ऑफ मैटर का नामकरण, यानी कि जो नेमिंग है, वह उन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे BCE बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से दिया गया।
तो स्टूडेंट्स, आज आपका यह 9th क्लास की जो प्रथम चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वो खत्म होती है इस वीडियो के साथ। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और डेली का डेली जो है नए नए वीडियो अपलोड हो रहा है उसे अवश्य देखें।